Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kritika Shekhawat and I am All India Rank 36 through UPSC CDS entry. I am recommended from 21 SSB Bhopal and 3 AFSB Gandhinagar. इस वीडियो में हम AFCAT नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने एयर विंग में अपना सी सर्टिफिकेट कंप्लीट किया एनसीसी में वो भी अभी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू। उन्हें रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा और वो सीधा एफएसबी के लिए अपीयर होंगे और आपका सर्टिफिकेट 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोर्स कब स्टार्ट होगा? जनवरी 2025। और एएफ कैट से आपको जो कमीशनिंग होती है वो शॉर्ट सर्विस के लिए होती है और एनसीसी में परमानेंट कमीशन होता है एनसीसी स्पेशल एंट्री से। सो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है दोनों एंट्रीज़ में। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 दिसंबर और लास्ट डेट है 30 दिसंबर। फेब में आपका एग्ज़ाम होगा 2-3 डेज़ में, ऑनलाइन होने लग गया है। अब पेपर ऑनलाइन होता है और एएफ कैट की जो एसएसबी डेट्स है आपकी एएफएसबी की वो मई में स्टार्ट हो जाएगी। मेरे टाइम पे मैंने सितंबर जो सबसे लास्ट बैच था वो मैंने लिया था और आई वॉज रिकमेंडेड फ्रॉम 3 एफएसबी गांधीनगर और सितंबर वाला ही बैच था वो। तो मई से स्टार्ट हो जाता है, सितंबर तक चलता है और नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज होती है और जनवरी में आप एएफए पहुंच जाएंगे। और कोर्स कब से स्टार्ट है? जनवरी से स्टार्ट है। हु कैन अप्लाई? मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है। एज की अगर हम बात करें तो फ्लाइंग के लिए 20 से 24 ईयर्स एज है और कौन से डे से काउंट हो रही है? 1 जनवरी 2025। फोर्सेस में ना हमेशा आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपकी जो डेट है वो जिस दिन आपका कोर्स कमेंस होने वाला है जिस मंथ में, यूजुअली उसी मंथ से काउंट की जाती है। तो जैसे जनवरी 25 कोर्स है तो उस दिन से 1 जनवरी 2025 से ही आपकी एज काउंट होगी। सेम ओटी के साथ में होता है। तो कई बार है ना स्टूडेंट को लगता है कि हम 25 तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट टेक्निकली आप 24 तक ही दे सकते हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि कोर्स जब आपका स्टार्ट हो रहा है ना तब से आपकी एज काउंट होती है। तो जैसे इसमें 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी, सो जो एस्पिरेंट्स 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 के बीच में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो एलिजिबल है और ये दोनों डेट्स भी इसमें इंक्लूसिव है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए थोड़ा ज़्यादा है एज क्राइटेरिया। 20 से 26 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब आप 20 से 26 साल के बीच में आपकी एज है, सॉरी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी 1 जनवरी 2025 से काउंट होगा और ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूसिव है और इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाले जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको एयरफोर्स ज्वाइन करना है उनके लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन है। सीपीएल वालों के लिए वो 26 तक अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ट्रेनिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उनको थोड़ा एज रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो सबका डिफरेंट है। फ्लाइंग ब्रांच की अगर हम बात करें तो अच्छा, एक चीज़ एएफ कैट के लिए बहुत से लोग बोलते हैं कि सिर्फ साइंस वाले दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स वाले हो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, साइंस वाले हो तो नो डाउट साइंस वालों के पास में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। टेक्निकल वर्क भी होता है एयरफोर्स का, इसलिए साइंस वालों को थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो ज़्यादा कंसीडर करते हैं बहुत सारी ब्रांचेज में। बट अगर आप आपने बीए किया है या नॉर्मल आप ह्यूमैनिटीज़ से बिलोंग करते हो और आपका एयरफोर्स ज्वाइन करने का सपना है और आप सोचते हो कि नहीं यार नॉन साइंस बैकग्राउंड है, नहीं ज्वाइन कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मिथ है। फ्लाइंग में अगर सपोज आपने 10+2 साइंस से किया, किसी रीज़न से आपने स्ट्रीम छोड़ दी और कोई और स्ट्रीम पकड़ ली तो भी आप फ्लाइंग के लिए एलिजिबल हो। 10+2 पे 50% होने चाहिए मैथ और फिजिक्स में। और अगर आपने ग्रेजुएशन 3 इयर्स का ग्रेजुएशन किया है उसमें 60% होने चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो सकती हो, बट 10+2 पे ये होना मैंडेटरी है। तो एक क्राइटेरिया ये होता है। सेकंड क्राइटेरिया, आपने सीधा बीई बीटेक की डिग्री ले रखी है 4 साल की, 60% आपका उसमें एग्रीगेट है।
टेक्निकल ब्रांच की अगर हम बात करें तो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की 2 ब्रांचेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक होती है मैकेनिकल। और ये कोर्स सब्जेक्ट्स कोर इंजीनियरिंग वाले ही बैकग्राउंड जो है वो मैंने लिया है। इसमें कोर इंजीनियरिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो लिए हैं। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें 50% होना चाहिए आपका मैथ और फिजिक्स में 10+2 पे, BE BTech 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। और अगर हम मैकेनिकल की बात करें, एरोनॉटिकल इंजीनियर जो मैकेनिकल वाली एंट्री से होते हैं, इसमें ये सारे कोर इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं जो आपके पास होने चाहिए। और भी लंबी लिस्ट है ये, और सेम क्राइटेरिया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का था। 50% होना चाहिए 10+2 में, मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, BE BTech होनी चाहिए। और इसके बाद में वेपन सिस्टम्स, जब मैं रेकमेंड हुई थी हमारे टाइम पे ब्रांच नहीं हुआ करती थी। इसका एज इट इज़ फ्लाइंग वाला क्राइटेरिया है, 50% होना चाहिए 10+2 पे, 3 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए, 60% होना चाहिए, या फिर ये एक क्राइटेरिया, या फिर आपके पास BE BTech होना चाहिए 60% के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, तो ये वो ब्रांच है जहाँ पे नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले जो एस्पिरेंट्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप BA या BBA या BCom या XYZ किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 60% के साथ में 3 साल का, तो आप इस वाली ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें, ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 50% होना चाहिए और 60% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके अलावा अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अच्छा, BCom वाले जो स्टूडेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स के अलावा ये वाली ब्रांच भी ज्वाइन कर सकते हैं, अकाउंट्स वाली। ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका 60% के साथ में, और इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए, या तो BCom होना चाहिए, BBA होना चाहिए। BBA नहीं है तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ होना चाहिए, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ भी हो सकता है, और फाइनेंस के अंदर स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है। सेम BSc में फाइनेंस के अंदर स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है, या फिर आप क्वालिफाइड CA, CMA, CS या CFA हैं तो आप इस वाली ब्रांच के लिए भी एलिजिबल हैं। मीट्रोलॉजी मैट जो ब्रांच है, इसमें BSc विथ फिज़िक्स एंड मैथ होनी चाहिए, और मिनिमम इसमें 60% होनी चाहिए। तो ये है। और वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो 300+ है फ्लाइंग के लिए। और ये सारी टेक्निकल ब्रांचेज़ हैं, ये सारी नॉन टेक्निकल ब्रांचेज़ हैं। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। फ़ीमेल की 10 हैं और मेल की 28 हैं, और ठीक ठाक वैकेंसीज़ हैं, मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो फ्लाइंग की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। और अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जनरल इंग्लिश, ये फिक्स्ड क्वेश्चंस नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, ये वेरी करते हैं। कई बार आपको 25 से 30 क्वेश्चंस दिख जाएंगे, यहाँ 20 से 25 दिख जाएंगे, 15 से 18 दिख जाएंगे, ये 30 से 32 ऐसे दिख जाएंगे। बट हाँ, रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन सही किया, एक आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत किया, 1 मार्क नेगेटिव, एक जो मार्क है वो नेगेटिव मार्किंग में काउंट हो जाएगा। ट्रेनिंग फ्लाइंग और टेक्निकल वालों की थोड़ी लंबी होती है, 62 वीक्स, और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस वालों की 52 वीक्स होती है। जगह AFA डुंडीगल, जहाँ की टी-शर्ट मैंने अभी पहन रखी है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, तो ये या तो आप इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं या इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी है AFCAT रजिस्ट्रेशन के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको AFCAT से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा NCC स्पेशल एंट्री को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप बता सकते हो। ऑल्दो मैंने बता दिया है कि NCC स्पेशल एंट्री से जो लोग AFA जाना चाहते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उनका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, वो सीधे AFSB के लिए अपीयर होंगे। उनका सर्टिफिकेट 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और उनके पास एयरविंग NCC C सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो। थैंक यू, जय हिंद।